अगर अगर आप सितंबर 2026 एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मेरे अकॉर्डिंगली जो मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली जिसको स्टूडेंट्स इजी बोलते हैं सब्जेक्ट को, सर हमारे पास टाइम रह गया है बहुत कम, हमारे पास रफली 45-50 डेज रह गए हैं, 45 डेज रह गए हैं, उसको कैसे यूटिलाइज करें। द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज टू हेल्प यू मेक एन अवेयर चॉइस। दैट्स इट। चॉइस तो करना ही है, आपको एक अवेयर चॉइस लेने में हेल्प करने की बात है यहाँ पर। हेलो एंड वेलकम टू दिस गाइडेंस वीडियो फॉर एसीसी स्टूडेंट्स। मैं हूं सी विषम छाबड़ा, आपका फ्रेंड, आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका एसीसी मेंटर। आपको हेल्प करने आया हूं, आपको गाइड करने आया हूं कि अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि सितंबर अटेम्प्ट दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, 45 डेज 50 डेज में प्रिपरेशन कैसे होगा और नेक्स्ट सेट ऑफ एग्जामिनेशन कौन सा सिलेक्ट करें, एक पेपर क्लियर करके आए हैं दूसरा कौन सा दें, या फिर फॉर सम रीजन अगर एग्जाम नहीं हो पाया है तो क्या करें। तो उन सारी चीजों की बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बनिए रहिएगा। अगर अगर आप सितंबर 2026 एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। चलिए जी, शुरुआत करते हैं कि हम किस किस चीजों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। मैं पहले एक डिस्कशन करूंगा ऑन चूजिंग द राइट सब्जेक्ट, कि आप जब एग्जामिनेशन के लिए बैठे, एग्जामिनेशन के लिए जाएं, क्या सब्जेक्ट आपको चूज करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको एग्जाम देना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। सेकंड, मास्टरिंग द नेक्स्ट 45 डेज, जो हमारे 45 टू 50 डेज बचे हैं टिल द एग्जामिनेशन डे, उस दिन तक हमें क्या करना है उसकी बात करेंगे। दिस वीडियो इज प्रोबेबली रेलिवेंट फॉर ऑल लेवल्स ऑफ एसीसी एग्जामिनेशन। आप किसी भी लेवल ऑफ एसीसी एग्जामिनेशन के पे बैठे हैं, ये आपके लिए वीडियो होने वाला है। तो आप स्किल लेवल पे है तब भी आपके लिए है, प्रोफेशनल लेवल पे है तब भी आपके लिए है, नॉलेज लेवल पे है तो आपके लिए फर्स्ट पार्ट ऑफ इट वुड बी मोर रेलिवेंट। राइट, 45 डेज वाली चीज आपके लिए रेलिवेंट नहीं होगी क्योंकि ऑन डिमांड एग्जामिनेशन है, लेकिन द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, सिलेक्टिंग विच एग्जाम टू गिव, वो आपके लिए रिलेवेंट थोड़ा सा फिर भी रहेगा। राइट, मोर ऑफ दिस इज फॉर स्किल लेवल एंड प्रोफेशनल लेवल एग्जामिनेशन। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट फर्स्ट डिस्कशन के साथ कि कौन सा सब्जेक्ट चूज करें जी। व्हाट सब्जेक्ट, विच सब्जेक्ट टू गो फॉर नेक्स्ट। मैं आपको एक एजम्पशन बता देता हूँ जिसके ऊपर मैंने ये स्ट्रक्चर किया है। मेरा एजम्पशन है, मैं इसको इजी टू डिफिकल्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ, मैं इजी टू डिफिकल्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ। राइट, मेरे अकॉर्डिंगली जो मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली जिसको स्टूडेंट्स इजी बोलते हैं सब्जेक्ट को, वो मैंने पहले पहले रखे हैं एंड देन डिफिकल्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ। मेरा फोकस क्या रहता है, मुझे ऐसा लगता है जब मैं किसी भी स्टूडेंट को गाइड करता हूँ तो मेरा बोलना ये रहता है कि आप पहले ऐसे सब्जेक्ट्स को कवर कीजिए विच आर इजी फॉर यू, विच आर इजियर टू कवर। उससे क्या होता है, एक लेवल का आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्किल लेवल में आप अगर इजी सब्जेक्ट्स को पहले पकड़ेंगे, पिकअप करेंगे, या फिर ऐसे सब्जेक्ट्स को पिकअप करेंगे जिनके साथ आप यूज टू हैं, आप कहीं ना कहीं कुछ पढ़ के आए हैं उसका पार्ट, तो आप उसको पहले क्लियर कर पाएंगे एंड देन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा फॉर रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स। ऐसे केस के अंदर मैं जनरली रेकमेंड करता हूँ, आप पहले इजियर सब्जेक्ट्स के साथ स्टार्ट करें एंड देन डिफिकल्ट पे आए। तो उसी उसी बेसिस के अंदर मैंने क्या किया है, मैंने एक सीक्वेंस बनाया है नॉलेज लेवल पे भी, स्किल लेवल पे भी एंड देन प्रोफेशनल लेवल पे भी। फर्स्ट, नॉलेज लेवल का स्किल मेरा सीक्वेंस क्या है, फर्स्ट सीक्वेंस आपको एफए एंड बीटी, आपको फर्स्ट पहले ये अटेम्प्ट करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। क्यों, ये सब्जेक्ट्स के साथ आप थोड़ा सा, अगर आप कॉमर्स ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं तो आप इन सब्जेक्ट्स के साथ थोड़ा सा यूज टू होंगे, आपके लिए आसान होंगे ये कंपैरेटिवली सब्जेक्ट्स। एमए इज समथिंग जो कंपैरेटिवली स्टूडेंट्स को कंपैरेटिवली इन दो सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। तो उस केस के अंदर उसको मायने मद्देनजर रखते हुए मैं बोल सकता हूँ कि एमए अगर आप चाहें तो आपको बाद में आपका सिंसेरिटी लेवल भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, आपकी इन्वेस्टमेंट इन द कोर्स भी तब तक हो चुकी होगी, एंड बाय इन्वेस्टमेंट आई मीन द टाइम इन्वेस्टमेंट एंड ऑल्सो द अटेंशन इन्वेस्टमेंट भी हो चुकी होगी। तो आप एमए को सेकेंडरी एग्जामिनेशन इसमें कंसिडर करके चलिए, आप पहले एफ एंड बीटी को दे दीजिए। अगर आपको इसमें कॉम्बिनेशन भी बनाना है तो एफ एंड बीटी का कॉम्बिनेशन इज अ गुड कॉम्बिनेशन, या आप एफ ए पहले देकर अगर आपको बीटी आसान लग रहा है तो बीटी एंड एमए का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, दैट इज परफेक्टली फाइन। मेरी ज्यादा बात स्किल लेवल के ऊपर और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर होगी। स्किल लेवल के ऊपर क्या करना चाहिए, देखो एक इसमें ऑन डिमांड पेपर है लॉ का, तो वो तो आपको इमीडिएटली अगर फर्स्ट फर्स्ट सेट में दे देना चाहिए। मेरा मेरा एजम्पशन है कि आपको ये फर्स्ट लॉ का पेपर दे देना चाहिए। अब कुछ लोग बोल सकते हैं सर हम एग्जाम्पशंस लेके आ रहे हैं या ऑलरेडी इन एग्जाम्स को क्लियर करके आ रहे हैं तो अब क्या करें, उसके बारे में भी मैं अभी बात करने वाला हूं, सो बने रहिएगा।
मेरी डिस्कशन को पूरे तरीके से सुनिएगा। मैं मेरी पहले सीक्वेंस को सुन लीजिए, देन उसके बाद कॉम्बिनेशन, देन बाकी चीजों की बात कर लेंगे। अगर आप लॉ, मेरा फर्स्ट थिंग इज कि आप लॉ को ऑन डिमांड है, इजी कंपैरेटिवली एग्जामिनेशन है, इसको आप अगर दे सकते हैं लॉ एंड को, तो पहले दे दीजिए। उसी के साथ साथ एफआर की भी बात कर लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सेम ही विंडो के अंदर देना है, नो। इसका मेरा मतलब है कि एफआर और लॉ बाकी सब्जेक्ट से सीक्वेंस में पहले होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। इसके दो तीन रीजंस हैं। एफआर लॉजिकल प्रेडिसेसर है टू डबल ए एंड एफएम। अगर आपको डबल ए एंड एफएम समझना है तो एफआर आपको अगर आता होगा तो डबल ए एंड एफएम कंपैरेटिवली इजियर हो जाते हैं, राइट। स्पेसिफिकली डबल ए के लिए तो एफआर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि लॉ एंड एफआर आप पहले कंप्लीट करके चलिए, राइट। एंड कंपैरेटिवली एफआर के साथ आप यूज टू हैं, दिस सब्जेक्ट के साथ आप यूज टू हैं, क्यों? आप एफए पढ़ के आए हैं, और उससे पहले आप अकाउंट्स भी, आई एम अज्यूमिंग कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आपने कॉमर्स बैकग्राउंड के अंदर अकाउंटिंग भी पढ़ रखा होगा। तो आप एफए के साथ इसको रिलेट कर पाएंगे, एफआर को एज अ सब्जेक्ट। तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा सा आप इसके साथ यूज टू होंगे और इजियर लगेगा, राइट। तो लॉ और एफआर का आई वुड रिकमेंड, दिस शुड बी द फर्स्ट प्रेफरेंस कि आप इसको पहले कंप्लीट कर लें। देन सेकेंड चीज इज डबल ए एंड एफएम। डबल ए एंड एफएम, आपको एफआर के बाद डबल ए एंड एफएम की तरफ टारगेट करना चाहिए। दिस शुड बी योर सेकंड प्रेफरेंस, सेकंड इन लाइन। दिस शुड बी योर सेकंड इन लाइन, राइट। अब अगर आपको एफआर का कॉम्बिनेशन भी बनाना है तो आप एफआर का कॉम्बिनेशन विद डबल ए एंड एफएम बना सकते हैं। दैट इज पॉसिबल। अगर आपको लगता है कि आप एक एग्जाम से ज्यादा देना चाहते हैं तो एफ आर प्लस डबल ए और एफ आर प्लस एफ एम का कॉम्बिनेशन भी एक सूटेबल कॉम्बिनेशन है, जिसको आप सोच के बना सकते हैं, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो लॉ अलग से ऑन डिमांड दे दिया एंड उसके बाद एफ आर के साथ डबल ए या एफ आर के साथ एफ एम दे देंगे, दैट इज गुड। दैट इज अ गुड कॉम्बिनेशन, रीजन बीइंग ये कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन आपको बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप एफ आर एंड डबल ए के लिए जा रहे हैं तो दोनों थोड़े टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, तो ध्यान रखिएगा। एंड एफ आर एंड एफ एम के लिए जा रहे हैं तो दोनों सब्जेक्ट्स थोड़े प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, थ्योरी नहीं मिलेगी, डबल ए के अंदर थ्योरी है। तो उन चीजों का आपको ध्यान रखना है, उन चीजों का ध्यान रखना है। ये जनरल गाइडलाइंस में भी मैं बात करूंगा कि कॉम्बिनेशन बनाते हुए एग्जामिनेशन देते हुए क्या जनरल गाइडलाइंस का, सिलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन में क्या चीजों का ध्यान रखना है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए मेरा मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा कि लॉ एंड एफआर अगर हो सके तो पहले कंप्लीट कर लीजिए, एंड देन डबल एंड एफएम का आपका टारगेट रहना चाहिए। अगर कॉम्बिनेशन बनाना है तो एफआर के साथ डबल ए या एफआर के साथ एफएम का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, अगर आप एक विंडो के अंदर दो एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। देन देन एक और लॉजिकल कॉम्बिनेशन जो बन सकता है, अगर आपने एफ आर एंड डबल ए दे दिया है, एफ आर एंड डबल ए दे चुके हैं, तो एफ एम एंड पीएम का भी कॉम्बिनेशन बन सकता है जी। एफ एम एंड पीएम का कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो लॉजिकल कॉम्बिनेशन जो आप बना सकते हैं। टैक्स को मेरी टैक्स एंड पीएम को वैसे जनरली मैंने कैटेगरी 3 के अंदर रखा है। कैटेगरी 3 मतलब जब आप बाकी सब एग्जाम्स दे दे तो इनकी बारे में बात करें। क्या ये डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है? एज सच डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन टैक्स आप पहली बार पढ़ने वाले हैं इन योर जर्नी, राइट। एंड देन पीएम है तो एमए का सक्सेसर ही, एमए से कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेके आता है, एमए जैसी बातें करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जनरली पासिंग परसेंटेजेस लो है। रीजन, स्टूडेंट्स इसको कई बार इसकी इसके एग्जाम स्ट्रक्चर को, इसकी एग्जाम फिलोसफी को समझने में प्रॉब्लम करते हैं। वो कैलकुलेशंस के ऊपर फोकस करते हैं, ना कि इसकी एग्जामिनेशन की फिलोसफी को, इसकी मार्किंग फिलोसफी को समझने में। तो दैट इज अ प्रॉब्लम विद पीएम। वो डिसीजन मेकर की तरह नहीं सोचते हैं, वो एक अकाउंटेंट, एक कैलकुलेटर की तरह सोचते हैं, जहां पर प्रॉब्लम आता है पीएम के अंदर। उसकी बातें खैर एक डिफरेंट वीडियो के अंदर हम जरूर करेंगे। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो उसकी बात करते हुए कि इनको इस कारण से मैंने थर्ड कैटेगरी के अंदर रखा है। अगर आप किसी कारणवश एफ आर आप एफएम पहले दे चुके हैं, टैक्स पहले दे चुके हैं, पीएम पहले दे चुके हैं, दैट इज फाइन, दैट इज कंप्लीटली फाइन। आप अपने स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, दिस इज अ रिकमेंडेशन, दिस इज नॉट अ फिक्स्ड स्ट्रक्चर। आपको ये देख के टेंशन नहीं लेना, ओहो सर हमने तो एफएम पहले दे दिया, तो इट इज ग्रेट। आप एक सेकंड लेवल, जो उसको मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा कंपैरेटिवली शायद डिफिकल्ट है, या कंपैरेटिवली डिफिकल्ट ना बोलकर कंपैरेटिवली उसको बाद में करने की जरूरत है, उस काम को अगर आप पहले कराएं तो इट इज इवन बेटर, आपकी जर्नी उतनी ईज आउट होती जाएगी। उस केस के अंदर आप क्या कीजिए, अगर आप एफएम या पीएम ऐसा कोई पेपर देके आ चुके हैं तो फिर वापस फर्स्ट से शुरू हो जाइए। जो पेपर आप फर्स्ट टू 1 2 3 कैटेगरी में शुरू हो जाइए, जो पेपर आप दे चुके हैं उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी पेपर्स को देते दीजिएगा। ऐसा आप चल सकते हैं, दिस इज माई रिकमेंडेशन। इसके अंदर अगर आपको स्किल लेवल पे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं,
पॉसिबल एंड पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की मैं बात करने वाला हूँ। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, देखो कॉम्बिनेशंस तो किसी भी तरीके से पॉसिबल है। एसीसी की तरफ से तो कोई भी एज सच रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि अगर आप दो एक विंडो के अंदर दो एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन ठीक रहेंगे। एक तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा एफ आर प्लस डबल ए का कॉम्बिनेशन। एक आपको एफ आर प्लस एफ एम का, अगर आपको डबल दो एग्जामिनेशन देने हैं, एक एफ एम और पीएम का। इसके अलावा जनरली जनरली मैं आपको अवॉइड करने के लिए बोलूंगा किसी भी कॉम्बिनेशन को। जनरली आई वुड से अवॉइड। या फिर अगर आप एफ आर कर चुके हैं तो लास्ट में एफ डबल ए प्लस एफ एम को भी देख सकते हैं। अगर एंड दिस इज अगर आप एफ आर कर चुके हैं तो, राइट, तो आप ये सोच सकते हैं। ये मेरे कुछ रिकमेंडेशंस हैं, ये चार कॉम्बिनेशंस रिकमेंडेड है। इसके अलावा आपको शायद अवॉइड करना चाहिए। लॉ में इस कॉम्बिनेशन में नहीं इंक्लूड कर रहा हूं, बिकॉज लॉ इज ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। तो मैं उसको बहुत ज्यादा एलडब्ल्यू को मैं इसलिए उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो ये चार कॉम्बिनेशंस मेरे अकॉर्डिंगली पॉसिबल है फॉर स्टूडेंट्स जिनको इसके बारे में सोचना चाहिए। देन प्रोफेशनल लेवल पे अगर आप हैं तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, एसबीआर को सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिए। एसबीआर को सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिए। क्यों क्यों आप एफए एंड एफआर पढ़ के आए हैं, उसी सीक्वेंस में एसबीआर है। कुछ स्टूडेंट्स को एसबीएल कई बार ट्रिकी लगता है। अगर आपको ट्रिकी लगता है तो उसको लास्ट में, अगर आपको लगता है कि आपके लिए ट्रिकी हो सकता है, तो इसको लास्ट के अंदर रखिएगा। एंड ऑप्शनल्स पहले दे लीजिएगा। नहीं तो अपने एसेंशियल, नहीं तो इसको आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो ओके। अगर आपको एसबीएल ट्रिकी नहीं लग रहा है तो आप एसबीएल एसबीएल पहले देके ऑप्शनल्स बाद में भी कर सकते हैं। कौन से ऑप्शनल्स के कॉम्बिनेशन आपके लिए अच्छे रहेंगे, क्या करना है, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात शायद मैं यहाँ पर अगर कर सका तो मैं यहीं पर आपके साथ करूंगा। अगर यहीं पे करूंगा, अभी कॉम्बिनेशंस की बात, यहाँ पे ऑप्शनल्स के कॉम्बिनेशन की बात भी यहीं पे करूंगा। उससे पहले एक मेरा खास नोट है। अगर बाई चांस किसी वजह से आप एग्जामिनेशन पास करके नहीं आ रहे हैं, आप आप पहली बार फेल हुए हैं, आपने पहली बार एग्जामिनेशन को फेल किया है फॉर सम रीजन, या फिर अनसक्सेसफुल रहे हैं, पहली बार आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था और आप किसी एग्जामिनेशन में अनसक्सेसफुल रहे हैं, कई बार माइंड में आना शुरू हो जाता है कि क्या इस एग्जाम को छोड़ दें। सर हमने, आप मेरे से पूछ सकते हैं, सर हम ना डायरेक्टली पीएम का एग्जामिनेशन देने गए थे, हमने और कोई एग्जाम नहीं दिया, क्या हम एग्जाम को छोड़ दें। तो मेरा ऐसे केस के अंदर आपको रिकमेंडेशन रहेगा रीअपियर, जनरली रीअपियर। क्यों, ऐसा क्यों करना है, देखो हम एक सब्जेक्ट के ऊपर ऑलरेडी 2 से 3 महीने की मेहनत कर चुके हैं। उसके अंदर आपको आई वुड रिकमेंड कि उसके ऊपर थोड़ा ही एफर्ट और लगेगा। तो आप अपनी एग्जिस्टिंग मेहनत को वेस्ट ना करके थोड़ा सा एडिशनल मेहनत उसके ऊपर लगाइए और उस एग्जामिनेशन को रीअपियर कीजिए एंड फाइनली उस एग्जामिनेशन को पास कीजिए। दैट इज अ बेटर ऑल्टरनेटिव देन गोइंग फॉर सम अदर एग्जामिनेशन ऑल टुगेदर। तो मेरा रिकमेंडेशन आपको ये इस केस के अंदर ये रहेगा कि आप जो एग्जामिनेशन पढ़ चुके हैं, उसको एक बार के लिए दोबारा रीअटेम्प्ट कीजिए, रीअपियर कीजिए। देन अगर अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं, आप 2 से 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, 2 से 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं और फिर भी अनसक्सेसफुल हो रहे हैं, ऐसे केस के अंदर आप, अगर लग रहा है आपको कि अब आप अभी भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो ऐसे केस के अंदर आई वुड सजेस्ट कि आप ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक एंड चेंज, ब्रेक एंड चेंज द सब्जेक्ट। ब्रेक ब्रेक लेने का मतलब है कि आप सब्जेक्ट को नेक्स्ट विंडो के अंदर चेंज, जो भी आप नेक्स्ट एग्जामिनेशन विंडो, सितंबर विंडो को टारगेट कर रहे हैं, उसके अंदर आप अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर मोनोटनी तोड़ने की बात कर रहे हैं। काफी बार ऐसा होता है कि हम एक ही एग्जाम को बार बार दे रहे हैं, तो हम उसको बार बार फेल कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं। तो वो डीमोटिवेशन से बचने के लिए, मोनोटनी से बचने के लिए, अगर 2-3 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं फिर भी अनसक्सेसफुल रह रहे हैं, तो एक बार के लिए उस सब्जेक्ट से हटकर अपनी एसीसी जर्नी के ऊपर फोकस करें एंड देन वी कैन कम बैक टू इट लेटर। फिर उसको आप अपनी थर्ड कैटेगरी में लेके जा सकते हैं। तो पहले फिर आप बाकी सब्जेक्ट्स को मैनूवर कीजिए, बाकी सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कीजिए, वापस उस सब्जेक्ट के ऊपर आइए, राइट। तो ये मेरी आपके आपसे जनरल रिकमेंडेशन है। ऑप्शनल्स के बारे में, जो मेरी ऑप्शनल्स के बारे में प्रोफेशनल लेवल पे रिकमेंडेशन है, उसके बारे में मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा। आप अपनी करियर को डिसाइड कीजिए।
आप अपने करियर पाथ को डिसाइड कीजिए कि आप किस करियर पाथ में जाना चाहते हैं, किस तरह के जॉब रोल के अंदर जाना चाहते हैं, किस तरह के जॉब प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, और उसके बेसिस के ऊपर अपने ऑप्शनल्स को सिलेक्ट करिएगा। ये ना हो कि आप पहले अपना सब्जेक्ट कौन सा आसान लग रहा है आपको उसके ऊपर चूज करें, फिर आप करियर पाथ चूज करें। नो, करियर पाथ के साथ हमें किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, इवन इफ दैट वुड मीन कि हमें डिफिकल्ट डिफिकल्ट थोड़े टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, सो बी इट, दैट्स इट, नो नो इश्यूज विद इट। इसके अंदर आपको अगर फाइनेंस फील्ड में जाना है, फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है, फाइनेंस या फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है, तो उस केस के अंदर आई वुड रेकमेंड आपको कॉम्बिनेशन क्या फॉलो करना चाहिए। उस केस के अंदर आपको कॉम्बिनेशन एएफएम प्लस एटीएक्स का फॉलो करना चाहिए। दैट वुड हेल्प यू। इसी के अंदर आपको एएफएम एंड एपीएम का कॉम्बिनेशन भी सूट कर सकता है अगर आप बिजनेस कंसल्टेंसी में जाना चाहते हैं। अगर आप बिजनेस कंसल्टेंसी में जाना चाहते हैं, बीसी बिजनेस कंसल्टेंसी में जाना चाहते हैं, तो एएफएम और एपीएम का कॉम्बिनेशन अच्छा सूट कर सकता है, राइट। अगर आप ऑडिट या अकाउंटिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर आप ऑडिट या अकाउंटिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप एसबीआर तो ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, तो ऑब्वियसली इसके अंदर आपको रिकमेंडेशन एक तो रहेगा जी, ऑब्वियसली ऑलवेज ट्रिपल ए का, प्लस ट्रिपल ए के साथ आप एपीएम और एटीएक्स पढ़ सकते हैं। दोनों में से कोई एक दोनों में से कोई एक आप पढ़ सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली, अपने हिसाब से, राइट। तो ये जनरल रिकमेंडेशन है कि आपको कौन सा पाथ चूज करना चाहिए। एंड ऑब्वियसली अगर आप टैक्स की प्रोफाइल्स में जाना चाहते हैं, टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, तो आपके लिए एएफ एटीएक्स बिकम्स कंपलसरी। उसके साथ एटीएक्स के साथ उस केस के अंदर मैं आपको ट्रिपल ए सजेस्ट कर सकता हूँ। उस केस के अंदर मैं एटीएक्स के साथ आपको ट्रिपल ए सजेस्ट कर सकता हूँ, या फिर एटीएक्स एंड एपीएम का कॉम्बिनेशन भी सजेस्ट कर सकता हूँ, राइट। ये कॉम्बिनेशंस भी आपके लिए, अगर आप टैक्स कंसल्टेशन में जाना चाहते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो गुड फॉर यू। दिस कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो गुड फॉर यू। ये आपकी जनरल गाइडलाइंस हो गई जो आपको एग्जामिनेशन सिलेक्ट करते हुए करनी है। अगेन सेइंग, ये मैंने 1 2 3 अपने बेसिस के ऊपर, अपने बिहाफ के ऊपर, अपनी अंडरस्टैंडिंग से रखे हैं। अगर आपको इनमें से कोई एग्जामिनेशन ईजी लगता है तो आप उसको पहले कर सकते हैं, लेकिन इन ये जैसे स्किल लेवल पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो डबल ए एंड एफएम है, रेकमेंडेड है वो कि एफआर के बाद ही हो तो बहुत अच्छा, राइट। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की भी मैंने दोनों में बात कर ली है। अब कुछ जनरल टिप्स जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप एग्जामिनेशन की बात करेंगे, तो कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करने की बात करेंगे, कोशिश करिएगा कि बैलेंस करें थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। जब कॉम्बिनेशन सिलेक्शन की बात आ रही है स्पेशल स्किल लेवल के ऊपर, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में अगर हो सके तो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करिएगा, और डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन को बैलेंस करने की कोशिश करिएगा। तभी मैंने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के अंदर टैक्स के साथ बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशंस नहीं बनाए, इवन पीएम के साथ भी बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशंस नहीं बनाए, ठीक है जी। आपको अपने डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन को और अपने थ्योरी एंड प्रैक्टिकल को बैलेंस करके चलना है। डिफिकल्टी लेवल ऑब्वियसली आल्सो डिपेंड्स अपॉन आपको कोई सब्जेक्ट कैसा लगता है। अगर आपको लगता है कि आपके प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, तो आप प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। लेकिन अगर आप जनरली रेकमेंडेड रहेगा कि थ्योरी एंड प्रैक्टिकल को बैलेंस करके चले, तो उसमें डबल ए का कॉम्बिनेशन विद एफएम या डबल ए का कॉम्बिनेशन विद एफआर गोज वेल, राइट। ये ध्यान रखिएगा कि एफआर के अंदर भी हम उसको एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की तरह देखते हैं, लेकिन उसमें भी हमें थ्योरी रिप्रोड्यूस नहीं करनी पड़ती, लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ थ्योरेटिकल कंटेंट या कॉन्सेप्ट्स जो हमें पढ़ने पड़ते हैं। तो उन चीजों का भी ध्यान रख के चलिएगा। एक बार सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग जरूर ले लीजिएगा। मेरा पॉइंट इतना है, जब भी आप चॉइस लें, मैं आपको कोई एक फिक्स्ड गाइडलाइन देने नहीं आया हूं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ प्रिंसिपल्स। मैं आपको प्रिंसिपल्स देने वाला हूं, मैं आपको रूल बुक नहीं देने वाला हूं, मैं आपको यस और नो आंसर नहीं देने वाला हूं, मैं आपको प्रिंसिपल्स देने वाला हूं, एक रफ स्ट्रक्चर देने वाला हूं जिसके अंदर रहकर आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं। द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज टू हेल्प यू मेक एन अवेयर चॉइस। दैट्स इट। चॉइस तो करना ही है, आपको एक अवेयर चॉइस लेने में हेल्प करने की बात है यहाँ पर। एंड स्किप मत करिएगा एग्जाम विंडो, इसको कोशिश करिएगा, अवॉइड स्किपिंग एनी एग्जाम विंडो। अगर आपके पास नेक्स्ट एग्जाम विंडो है, 3 मंथ्स में आप एग्जामिनेशन देते हैं, दे सकते हैं, उसको जरूर अपीयर करिएगा।
फॉर सम रीजन कभी हमें लगता है कि नहीं हम इस एग्जाम विंडो में प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे या अभी प्रिपरेशन नहीं है। बहुत बार मैंने देखा है बच्चे एग्जाम विंडोज को जस्ट बिकॉज कि हम खुद अपीयर करने वाले हैं तो एग्जाम विंडोज को स्किप कर जाते हैं कि नहीं नहीं अभी हम एग्जाम नहीं देंगे। और वो ऐसा होता है कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन विंडो तक भी रेडी नहीं होते हैं तो वो बोलेंगे कि हम नेक्स्ट एग्जाम विंडो तक दो एक पेपर दे देंगे अभी एक नहीं देंगे। बात तो वही है, वैसा नहीं करना है। इट इज बेटर कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लें एंड कंसिस्टेंटली लेते रहें। बेटर क्या होगा कि आप एग्जाम विंडोज को जनरली स्किप ना करें। दिस इज माय रिकमेंडेशन कि आप एग्जाम विंडोज को जनरली स्किप ना करें। एग्जाम विंडोज को जो भी एग्जाम विंडो नेक्स्ट आ रहा है उसको एटलीस्ट उसमें बैठे अपने पेपर को दें। दिस इज अ जनरल रिकमेंडेशन। इसका ध्यान रखिएगा। इसका ध्यान रखिएगा कि एग्जाम विंडो को स्किप नहीं करना है हमने जनरली। जनरली हाँ, कोई बहुत ही ऐसा कोई इवेंट है मेजर फैमिली के अंदर या कोई ऐसा कोई एग्जामिनेशन आप पैरेलली कोई और भी दे रहे हैं जो एग्जामिनेशन सेम टाइम पे क्लैश हो रहे हैं तो उस केस के अंदर आई वुड रेकमेंड कि आप एग्जाम विंडो छोड़ दीजिए। बट जनरली अवॉइड स्किपिंग एनी एग्जाम विंडोज। दीज आर माई जनरल टिप्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेक्शन ऑफ द अटेम्प्ट। अब आगे बात करते हैं कि सर हमारे पास टाइम रह गया है बहुत कम। हमारे पास रफली 45-50 डेज रह गए हैं, 45 डेज रह गए हैं, उसको कैसे यूटिलाइज करें। उसके अंदर हम ऐसा क्या करें कि हम अपने आप को अपनी जो एग्जामिनेशन है जो उसमें सक्सेस को इंश्योर कर सके। कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं आपके लिए। बेसिक गाइडलाइंस हैं उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, कंसिस्टेंसी। आपको ध्यान रखना है, आपको एवरी डे छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहना है। किसी दिन पढ़ाई कम हो पा रही है, करिए, कम करिए, लेकिन करिए जरूर। आप ये सोचे कि मैं आखिरी के 15 दिन के अंदर रोज 10-10 12-12 घंटे पढ़ के एग्जामिनेशन क्रैक कर लूंगा। नो, कंसिस्टेंसी ऑलवेज पेज बेटर। लिटिल बाय लिटिल you an hour goes by little a day, little by little you reach your goal or let it slip away. This is a wording जो मेरे एक टीचर यूज करा करते थे, करते हैं, और उसको मैं आपके लिए दोबारा बोल रहा हूँ कि आपको अगर अपने गोल तक पहुंचना है तो लिटिल लिटिल स्टेप्स में, छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर आपको उसको परस्यू करना है। एक ही बार में उसकी तरफ छलांग मारने की कोशिश नहीं करनी है। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है इन द लास्ट 45 डेज। भूल जाइए 45 डेज के लिए बाकी सारी दुनियादारी को। राइट। इन 45 डेज के अंदर एक्टिवली लर्निंग होनी चाहिए, एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कि बस लेक्चर देखा और भूल गया उसके बाद कुछ किया ही नहीं। नहीं, एक्टिव लर्निंग, यू हैव टू बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो साथ साथ उसके बाद आप रेगुलर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, उन उसको कॉन्सेप्ट को दोबारा अपने बिहाफ पे रीड भी कर रहे हैं, रिवाइज भी कर रहे हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्टिव लर्निंग का टाइम है ये 45 डेज। एंड ब्रेक्स आर इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। हम कई बार क्या करते हैं, खुद को बर्न आउट नहीं होने देना। हम कई बार क्या करते हैं, हम ना अपना शेड्यूल बना लेते हैं 10-10 घंटे का, 12-12 घंटे का। हम भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं, मशीन नहीं। राइट। हमें भी बीच बीच में कुछ ना कुछ छोटे मोटे लेजर ब्रेक्स चाहिए। उन चीजों का ध्यान रखते हुए आपको अपने आप को बर्न आउट नहीं करना है। आप अगर अपना प्लान बना रहे हैं तो उस शेड्यूल बना रहे हैं तो उस शेड्यूल के अंदर आपको इंश्योर करना है कि एक हफ्ते के बाद अगर बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रहे हैं डेज, अगर आप नंबर ऑफ आवर्स बहुत हैवी हैं, तो एक हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद एक ब्रेक जरूर आए छोटा सा। या फिर एक और चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आप डेली कम पढ़ रहे हैं तो वो डेली कम पढ़ने को कंसिस्टेंटली मेंटेन रखिएगा। ब्रेक्स ड्यूरिंग द डे रख लीजिएगा। अगर आप दिन में 3-4 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसको प्रोबेबली ब्रेक इट इन टू पार्ट्स। राइट। और जब पढ़ भी रहे हैं, अगर 3-4 घंटे पढ़ रहे हैं तो एट अ स्ट्रेच पढ़ने की जरूरत नहीं है। देयर इज अ पोमोडोरो टेक्निक जिसको बोलते हैं कि 25 मिनट्स में एक बहुत कंसिस्टेंटली पढ़िए। 25 मिनट्स में पूरे फोकस के साथ काम कीजिए, देन 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। ऐसा करते करते यू कैन प्रैक्टिस दिस पोमोडोरो पोमोडोरो फॉर 2 आवर्स रफली। आप 3 से 4 ऐसे साइकिल्स के बाद फिर एक बड़ा ब्रेक ले सकते हैं। तो ऐसा अपने अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो ब्रेक्स का ध्यान रखिएगा। बहुत ऐसा भी नहीं करना है कि एक बार बुक खोली है और उसके बाद आधा घंटा पढ़ने के बाद 10 घंटे का ब्रेक ले लिया, वैसा नहीं। बट छोटे छोटे ब्रेक्स इन बिटवीन आर इंपॉर्टेंट। बर्नआउट खुद को नहीं होने देना है। राइट। एंड थोड़ा बहुत अपनी लेजर टाइम के लिए अपने आप को लेजर टाइम अपने लिए रखना है। राइट। देन दिस इज जनरली फॉर ओवर द 45 डेज। हाँ, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हम आखिरी 5-6 दिनों की या आखिरी 7 दिनों की बात जरूर करेंगे जहां पर कुछ एक्सेप्शंस लेने पड़ सकते हैं। क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव रिविजन्स करके चलनी है आपको, ये ध्यान रखिएगा।
क्यूमुलेटिव रिवीजन मतलब आफ्टर एवरी लेट से 7 डेज, एक हफ्ते के बाद जो जो आप पढ़ चुके हैं उसको वापस से रिवाइज करके आएंगे, इन चीज का ध्यान रखना है। अगर आप एक बार पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट चीजों को, हफ्ते के बाद जो जो पढ़ के आए हैं पूरे पूरे हफ्ते के बाद एक बार क्यूमुलेटिव रिवीजन लेंगे, दिस ऑलवेज हेल्प्स। कंबाइंड रिवीजन करेंगे एक बार। ठीक, चलिए जी। अब मैंने आपके इस 45-50 डेज की जर्नी को, रफली 45 डेज की जर्नी को, आज 16 जुलाई रफली हो चुका है, उससे 31 ऑफ अगस्त तक ले रहा हूँ। लास्ट के जो सितंबर के कुछ आपको दिन मिलने वाले हैं बिफोर एग्जामिनेशन, उसको अभी काउंट नहीं कर रहा हूँ। राइट, आप उसको कैटेगरी 3 के अंदर दोबारा ऐड ऑन कर सकते हैं। राइट, अभी मैं थ्री में जब थ्री की बात करूंगा तो आखिरी 5-7 दिनों की जो 31 ऑफ अगस्त की बाद की बात होगी उसको उसमें इंक्लूड कर लेंगे। इस पूरे टाइमलाइन को मैंने 3 हिस्सों में बांटा है। फर्स्ट इज द फर्स्ट फेज, जिसको 3 से 4 दिन का फेज मैं 16 से 20 तारीख के दिन को बोलूंगा। देन 20 जुलाई से 20 ऑफ अगस्त का मेरे पास लगभग 25 से 30 दिन, 30 दिन है। 25 दिन में अगर हो जाए तो बहुत अच्छा। एंड देन आखिरी के 10 दिन, रफली 10 to 15 डेज, 20th अगस्त से ऑनवर्ड्स, ये 3 सेग्रीगेशन में मैंने बांटा है। मैंने अपनी प्रेपरेशन फेज को, अपने 45 डेज को इन 3 सेग्रीगेशन में बांटा है। क्या क्या करना है इनके अंदर, उसके बारे में बात करते हैं। फेज 1, फेज 1 क्या है? फेज 1 है प्लानिंग स्टेज। दिस इज माई प्लानिंग स्टेज। यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, मेरा फोकस क्या है? मेरा फोकस है एग्जाम स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना, कि एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है, मार्किंग फिलोसफी क्या है। आपको पहले अपने पेपर को समझना है, और आप पढ़ने कैसे वाले हैं वो समझना है। यहाँ पर सिर्फ प्लानिंग होने वाली है 3 से 4 दिन। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्लानिंग एक दिन में खत्म हो गई है तो आप 3-4 दिन बैठ जाएंगे, नहीं। अगर प्लानिंग आपको लगता है कि आप प्रॉपरली कर चुके हैं तो सेकंड डे से ही आपकी आपकी प्रिपरेशन चालू हो जानी चाहिए। देयर इज नो ब्रेक इन बिटवीन। आई एम गिविंग 3 to 4 days बिकॉज देर आर सर्टन कंफ्यूजन कई बार होती है स्टूडेंट्स के माइंड में, कौन सा पेपर चूज करे, कौन से पेपर कितने कौन से कॉम्बिनेशन के लिए जाएं, तो वो सारे आंसर्स इन 3 से 4 दिन के अंदर आपके पास हो जाने चाहिए। कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, अपने स्टडी मटेरियल्स को ऑर्गेनाइज कर लीजिए, अरेंज कर लीजिए। अगर वो पीडीएफ आपको कलेक्ट करनी है, बुक्स प्रिंट आउट करवाना है, सब कुछ इसी टाइम पीरियड के अंदर आपको 3 से 4 दिन के अंदर कर लेना है। थोड़ा बहुत अगर आपको एग्जाम स्ट्रक्चर के बारे में, एग्जाम के बारे में स्ट्रैटेजी वीडियोस वगैरह देखनी है, वो इस टाइम के पीरियड में देख लीजिए। एंड देन फाइनली क्रिएट अ चैप्टर वाइज शेड्यूल। अपने पास पूरा एक चैप्टर वाइज शेड्यूल बना लेना है कि मेरे को एवरी डे इतना इतना पढ़ना है। तो ये कब पता लगेगा? जब आप अपने एग्जाम को, प्लानिंग स्टेज है ना, को अपने अपने एग्जाम स्ट्रक्चर को, अपने सिलेबस को एक बार पूरा देखना है, उसमें कौन से की इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो भी देख लेने हैं। यहीं पर आप एनालाइज कर लेंगे, यहीं पर आप इंपॉर्टेंट एरियाज भी देख लेंगे। इंपॉर्टेंट एरियाज, कोई पास्ट पैटर्न है क्या, कोई पास्ट पैटर्न है क्या, कोई ऐसा है क्या कि इसी इसी पर्टिकुलर चैप्टर में से या इसी पर्टिकुलर सेक्शन में से एक 15 मार्क एक हमारे बड़े क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आते हैं, वेटेज को समझ लेना है, कुछ रेपिटेटिव क्वेश्चंस को समझ लेना है यहीं पर, ताकि आप अपनी प्लानिंग को, जो आप सब कुछ प्लानिंग में अंदर केटर कर लें, और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर बाकी सारी चीजों का ध्यान रखा जाए। देन कम्स 3 to 4 आवर्स डेली का आपका टाइम पीरियड होना चाहिए ऑफ स्टडीज इन सेक्शन, आपकी जो हमने बोला था फेज 2। ये फेज 2 की पढ़ाई चालू हो गई है, जिसके अंदर आपको 3 से 4 घंटे एटलीस्ट डेली पढ़ाई करनी है। दिस इज मिनिमम एंड दिस इज पर सब्जेक्ट। आई एम रिमाइंडिंग यू, दिस इज पर सब्जेक्ट। अगर आप 2 सब्जेक्ट्स की तरफ जा रहे हैं तो आपको रफली 6 to 8 आवर्स की पढ़ाई यहाँ पर करनी पड़ेगी जी, यहाँ पर करनी पड़ेगी। जब मैं पार्ट 3 में आऊंगा, जब फेज 3 में आऊंगा, तो ऑब्वियसली वहां पर मैं थोड़ी और ज्यादा आवर्स की बात करूंगा। तो वहां पर 2 सब्जेक्ट्स के लिए कैसे करना है उसकी भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर 5 to 6 आवर्स मिनिमम नहीं। अगर आप 2 सब्जेक्ट्स दे रहे हैं लेकिन 6 to 8 आवर्स चला जाए हो तो बहुत रिकमेंडेड है, बेटर है, बेटर है जी। आई वुड रिकमेंड कि आप क्या करें, आप ऐसे के अंदर पहले टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाई शुरू करें। यहाँ पर आई वुड रिकमेंड कि आप टॉपिक बाय टॉपिक स्टडी करें। एडवाइस एडवाइस एक एक्टिव लर्निंग अप्रोच रखनी है यहाँ पर प्रैक्टिस के साथ। आपको एक्टिव लर्निंग अप्रोच रखनी है प्रैक्टिस के साथ। यहाँ पर आप जैसे जैसे चैप्टर्स खत्म करते जाएंगे उसके साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी खत्म होती जानी चाहिए। ये एक दिस इज अ बिग टिक बॉक्स जो आपको मार्क करके चलना है। यहाँ पर आपकी इनिशियल प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस यहीं पर कवर हो जाने चाहिए। छोटे छोटे क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस यहीं पर कवर कर लेने हैं हमने। ठीक है,
और बेसिक बहुत बड़े जहाँ पे मल्टीपल चैप्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं वैसे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन नहीं, लेकिन जितने भी मेजर क्वेश्चंस चैप्टर के साथ साथ हमें कवर करके चलने हैं। दिस इज व्हाट एक्टिव लर्निंग मींस। यहां पर आपको आइडेंटिफाई करने हैं पीओआईज, पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस। ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या करना है, मेरा एक रिकमेंडेशन रहता है हमेशा हर स्टूडेंट से, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसके साथ साथ उस क्वेश्चन के अंदर क्या मेजर अजम्पशंस हैं, क्या मेजर पार्ट्स हैं जहाँ के जिसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया है, क्या कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया है, वो साथ साथ मार्क करके चलें। एंड स्पेसिफिकली फॉर दोज क्वेश्चंस जो ट्रिकी हैं ज्यादा, जहां पर ट्रिकी ज्यादा क्वेश्चंस लग रहे हैं ना, उसको जरूर मार्क करके चलिए। हर क्वेश्चन पे नहीं भी मार्क करेगा तो चलेगा, लेकिन जो यूनिक क्वेश्चंस है एटलीस्ट उनके ऊपर मार्क करके चलिए। एंड अगर कहीं पे कोई ऑफ बीट क्वेश्चन है जो नॉर्मल लाइन ऑफ क्वेश्चन से हट के क्वेश्चन बनाया गया है, उसको जरूर मार्क करिए। तो यहाँ पर पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस अगर आप क्वेश्चंस के साथ मार्क करते हैं, पीवाइज में बोलता हूँ, तो दिस वुड बूस्ट योर प्रिपरेशन। ये आपको नेक्स्ट फेज के अंदर हेल्प करेगा, आपको प्रिपरेशन बेटर करने के लिए हेल्प करेगा। देन आइडेंटिफाई वीक एरियाज, यहीं पर आपको अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर लेना है कि आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट में आपसे मिस्टेक हो रही है, उसकी बात भी यहीं पर कर लेनी है। दीज आर योर बेसिक आइडियाज। देन 3A पार्ट है जी। 3A पार्ट है जहां पे ये मैं बोलता हूँ 7 डेज का टाइमलाइन आप रफली इसमें ले सकते हैं। मैंने जो थर्ड फेज था अपना, उसको दो फेजेस में डिवाइड कर दिया है, 3A एंड 3B। जो मेरे पास 10 to 15 डेज थे, जो मैं लास्ट के जो सितंबर में आपके पास 5-6 दिन आपको एग्जामिनेशन के लिए एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, किसी के एग्जामिनेशन के लिए ज्यादा भी हो सकते हैं, उसको भी इंक्लूड करके चल रहा हूँ। तो रफली अगर 10 to 15 डेज मिलने वाले हैं, तो रफली 7 डेज 3A फेज में आपको रखने हैं। यहां पर क्या करना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज माई। देखो, अगर मेरा सेकंड स्टेज मेरा रिवीजन का स्टेज था, दिस इज सॉरी, मेरा एक्टिव लर्निंग का स्टेज था, ये मेरा रिवीजन का स्टेज है। अब जो जो चीजें फर्स्ट में हमने करी थी उसको रिपीट करना है। मैंने पहले क्या करना है, मैंने रिविजिट करने हैं वीक एरियाज, अपने वीक एरियाज को रिविजिट करना है। जो पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस मैंने मार्क किए थे वो मैंने रिवाइज करने हैं, उनके ऊपर फोकस करना है। एंड अगर मैंने कोई समरी नोट्स के बनाए थे तो वो समरी साथ साथ रीड करते चलना है चैप्टर्स के लिए। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, केस स्टडीज होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर आपको कंसेप्चुअल राइटिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, उनको यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। उनको यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेना है, एक्सेल की प्रैक्टिस करनी है, वो यहाँ पर कर लेनी है, वो सारी चीजें इस स्टेज के अंदर 3A के अंदर कर लेनी है। और यहाँ पर आपको सिट फॉर मॉक एग्जामिनेशंस, आपको अपने मॉक एग्जामिनेशंस के लिए बैठना है। और इसके अंदर आपको, इस स्टेज के अंदर आपको अपनी टाइमिंग ऑफ क्वेश्चंस भी इंप्रूव करनी है। पहले स्टेज के अंदर हम आप शायद फोकस कर रहे थे कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं, और कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। यहां पर मेरी फोकस रहेगा प्रैक्टिस के ऊपर एंड टाइमिंग ऑफ द क्वेश्चन के ऊपर, कि मैं टाइम अपने आप को आपको देखना है कि आप टाइमली क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, एज पर द मार्क्स, एज पर द अलॉटेड टाइम। फाइनली जो मेरा 3B स्टेज है, ये 3 to 4 डेज भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एग्जाम डेट के ऊपर वेरी करता है, तो एग्जाम डेट के अकॉर्डिंगली अगर ज्यादा दिन है तो आप इसको थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं, 3A एंड 3B को आप अपने स्ट्रेच कर सकते हैं। इसके अंदर पहले तो आपको 1 डे तो पूरा रिवीजन के लिए रखना है। ये रिवीजन के लिए रखना है, पूरे कॉन्सेप्ट्स एक दिन के अंदर रिवाइज कर लेने हैं। जैसे मैराथन चलती है, टीचर्स मैराथन लेते हैं, वैसे मैराथन की तरह आपको सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार पूरे रिवाइज करने हैं एक बार के लिए। देन आपने मॉक टेस्ट के अंदर जो जो गलतियां करी उसको इवेल्युएट करना है, उसको चेक करना है, एनालाइज करना है। वो मिस्टेक्स आपको पेपर में अवॉइड करनी है, तो इसलिए आप लास्ट मोमेंट पे उसके बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम रिपोर्ट्स जो आपकी थी, जो एग्जाम रिपोर्ट्स आती हैं, राइट, उनको रिव्यू करना है। जो आपकी एग्जामिनर रिपोर्ट्स आती हैं, एग्जाम रिपोर्ट्स आती हैं, उनको रिव्यू करना है, ताकि आप देख सकें कि क्या क्या गलतियां हो रही हैं। स्पेसिफिकली अगर आप एक बार अनसक्सेसफुल रहे हैं, तो ये जो 3A और 3B का फेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ना प्रैक्टिस पार्ट में लैक कर जाते हैं। कंसेप्चुअली दे आर ओके, तो वो प्रैक्टिस पार्ट के अंदर लैक कर जाते हैं, तो उस चीज का यहाँ पर ध्यान रखना है। अगेन यहाँ पर आपको टाइम करना है खुद को, आपको अपनी टाइमिंग ऑफ द पेपर पे भी ध्यान देना है। काफी बार स्टूडेंट्स को पेपर आता भी होता है, प्रैक्टिस भी होती है, लेकिन पेपर करने में उनकी स्पीड स्लो होती है और इसलिए वो एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पाते।
अगर आपका पेपर 100 मार्क्स का कंप्लीट नहीं हुआ था, 5-7 नंबर का छूट गया था या 10 नंबर का छूट गया था, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ है। तो अपने आप को टाइमिंग भी यहाँ पर आपको टाइम भी अपने आप यहाँ पे करना है। अब आप पूछ सकते हैं सर, 5 से 7 घंटे की बात कर रहे हैं, 10 से 12 घंटे की बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास 2 सब्जेक्ट्स हैं, तो हम क्या करें? ये पर सब्जेक्ट के लिए बताया था मैंने बच्चे। लेकिन अगर आपके पास 2 सब्जेक्ट्स हैं, तो आपका यहीं से 10 टू 12 आवर्स, यहीं से 10 टू 12 आवर्स मैंडेटरी हो जाते हैं 3A में। और यहाँ पर भी 10 टू 12 आवर्स मैंडेटरी हैं। राइट, यहाँ पर तो डबल नहीं कर सकते, 24 आवर्स ही है हमारे पास, सोना भी है, खाना भी है, पीना भी है, बर्नआउट भी नहीं होना है। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए 10 टू 12 आवर्स यहाँ पर भी मैंडेटरी हो जाते हैं। जब आप 10 टू 12 आवर्स लगा रहे हैं, फॉर दैट मैटर 5 टू 7 आवर्स भी लगा रहे हैं, तो आपकी डिस्ट्रैक्शन सारी बंद हो जानी चाहिए। 3A और 3B फेज में ऑफ योर प्रेपरेशन, आपकी सारी डिस्ट्रैक्शन बंद हो जानी चाहिए। आपको अपने शोना मोना को बोल देना है कि अभी 15 दिन के लिए कोई मैसेज नहीं आएगा, कोई कॉल नहीं किया जाएगा। आपको ठीक है ब्रेक लेना है, छोटा मोटा ब्रेक लेने के लिए बात कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबी लंबी बातें नहीं करनी है। आपको बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं देखनी है। आपको फोकस करना है, आपको स्टडी के एनवायरनमेंट में रहना है 24 आवर्स। स्टडी के एनवायरनमेंट में रहने का मतलब है कि आपको अपने आपको फीड नहीं करना है विद टू मेनी थिंग्स। अगर आप कुछ देख भी रहे हैं तो लाइट कुछ देखिए, कोई मूवी देखिए। ऐसा नहीं है कि पेपर के पहले आप इंसेप्शन देखने लग जाए, नहीं। खुद को, आपके अपने ब्रेन को आपको हैवी नहीं करना है, बिकॉज देयर इज ऑलरेडी अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। आप शायद कॉन्शियसली 10 से 12 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन आपका माइंड सब कॉन्शियसली उसको रेस्ट ऑफ द 10-12 आवर्स भी प्रोसेस करता रहेगा। तो उसको वो टाइम देना है प्रोसेस करने का। उसको इंफॉर्मेशन मिनिमम रखनी है, रील्स स्क्रॉल नहीं करनी है, क्योंकि वो इतनी जल्दी से इतने सारे इंफॉर्मेशन आपको फीड करता है कि आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। सो इट इज बेटर कि इस टाइम पीरियड के अंदर आप एटलीस्ट अपने फोन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। नाउ इफ यू फॉलो दीज थिंग्स, ये बिल्कुल सिंपल टेक्निक्स हैं लेकिन डिफिकल्ट है। सिंपल है क्योंकि समझना आसान है, सबको पता है कि ऐसा करना है। डिफिकल्ट क्यों है? इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन पास कर पाएंगे। इसके साथ साथ मेरी कुछ बेसिक एडवाइस और रिकमेंडेशन है। पहला, आपको कॉन्सेप्ट को थॉरली समझना है। जो भी पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट को समझना है थॉरली, और 100% कवरेज करना है, कुछ भी छोड़कर नहीं जाना है। कुछ भी छोड़कर नहीं जाना है। एसीसी एग्जामिनेशन कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जामिनेशन है, तो इसको कवरेज पूरा करके जाना है, कुछ नहीं छोड़ के जाना है, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस। कहाँ से? कोई भी एक पब्लिशर उठा लीजिए। अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो पीडब्ल्यू की बुक्स हैं आपके पास, एग्जाम किट्स हैं, उसको फॉलो कर लीजिए, प्लस एसीसी स्टडी हब। इससे ज्यादा खुद को कंफ्यूज मत कीजिए। मल्टीपल पब्लिशर्स के लिए मत जाइए, सिमिलर तरह के क्वेश्चंस ही मिलेंगे। कोई भी एक अच्छा पब्लिशर, इफ यू आर विद अस एज एज ए सेड, तो आपको पीडब्ल्यू की एग्जाम किट मिल ही रही है, एंड एसीसी का स्टडी हब, दैट्स इट। ठीक है जी। अब आपके पास जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के क्वेश्चंस होते हैं, उनको रिवीजन 2 विंडो में, रिवीजन 3 विंडो में आपको कवर कर लेना है, फेज 3 में कवर कर लेना है। पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस की मैं बात कर चुका हूं। आपको ज्यादा टाइम रिपीट करना है देन वैरायटी। कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है, ये बुक भी कर लो, ये बुक भी कर लो, ये बुक भी कर लो, ऐसा नहीं करना है। को ज्यादा रेपिटेशंस करनी है ऑफ द सेम क्वेश्चंस, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आपको अपने, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, तो एक्सेल और वर्ड फॉर्मेट की प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट 1 to 2 टाइम्स एटलीस्ट। उसके अंदर क्वेश्चंस को 1 से 2 बार तो सॉल्व करके देखेंगे, ताकि बिल्कुल एकदम से कुछ सरप्राइज ना लगे, सरप्राइज एलिमेंट ना आए एग्जामिनेशन के अंदर। ये मेरी जनरल एडवाइसेस हैं। और कुछ और जनरल एडवाइसेस क्या है? आपको थ्रू आउट योर प्रेपरेशन इनफ स्लीप जरूर लेनी है, ब्रेक्स लेते रहना है, बर्नआउट नहीं होना है, मैंने पहले ही बोला। आपको सपोर्ट जरूर सीख करनी है। जब भी आपको कोई लगे टेक्निकल डाउट्स हैं, फैकल्टीज के पास आइए, हमारे पास आइए, वी आर ऑलवेज अवेलेबल। जहां पे आपको लगता है कि आप मेंटली मोटिवेशनली डाउन हो रहे हैं, आप मेंटली डाउन हो रहे हैं, मोटिवेशन आपकी डाउन हो रही है, उसके लिए भी आप हेल्प लीजिए। आप हमें एज फैकल्टीज कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे भी आपको बात करके अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। सो कीप फ्रेंड्स योर अराउंड योर सेल्फ। उसके लिए आप जरूर अपने फ्रेंड्स को पास रखिए। एंड देन हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, तो आपको अपने बॉडी को भी हेल्दी रखना है, अच्छा खाना पीना है, ताकि आपका माइंड हेल्दी रह सके। अगर आप बीमार हो जाएंगे इन 45 डेज के अंदर, एक दिन के लिए भी, तो आपकी प्रेपरेशन हेवायर हो जाएगी, स्केड्यूल हिल जाएंगे। आप इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है इन 45 डेज में कि आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छा अच्छा पहन रहे हैं, साफ सुथरे रह रहे हैं, हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, ताकि आप
हेल्दी बॉडी रख सकें और उसी के अंदर आपका हेल्दी माइंड भी रहेगा। ऑर्गेनाइज्ड वे में चलना है प्रॉपरली और एक पॉजिटिव माइंडसेट को फॉलो करना है। फॉलो अ वेरी वेरी पॉजिटिव माइंडसेट। विद दिस बहुत एक डिस्कशन हमने कर लिया कि ऐसे पेपर के बारे में बात को अप्रोच करें। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड आपको फिर भी कोई डाउट्स आता है तो वी आर रेडी टू हेल्प यू। हमारे एसीसीए के चैनल्स हैं, पीडब्ल्यू बाय एसीसीए का टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऑन दैट नोट आई वुड बिड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। नमस्कार।